नमस्कार छात्रों, आज मैं आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र में ले चलता हूँ मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत की ओर। तो आज हम पढ़ेंगे आधुनिक आलोचना का प्रमुखवाद। आधुनिक आलोचना का प्रमुखवाद मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद। अब देखिए छात्रों, मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है क्या। अभी तक पूर्व में आपने पढ़ा था अस्तित्ववाद, फिर उसके बाद आपने शास्त्रीयतावाद पढ़ा, फिर आपने मार्क्सवाद पढ़ा। तो उन तीनों चिंतनों को जब आपने पढ़ा तो उसमें कुछ बातें आपने कॉमन पाई थी कि जो सिद्धांत थे वो कहीं न कहीं परंपरा पर जोर देने वाले थे, प्राचीन सभ्यता और संस्कृति संस्कार का समर्थन करने वाले थे, या तो उनका पूरा जोर विरोध करने वाले थे। वो व्यक्ति के व्यक्तित्व की बाह्य प्रवृत्ति की ओर जोर देते थे। अस्तित्ववाद है, मानव के अस्तित्व की चर्चा कर रहा था, आपने देखा था। शास्त्रीयतावाद काव्य सौंदर्य के तत्व जैसे रस, छंद, अलंकार, गुण, रीति इत्यादि की चर्चा कर रहा था। फिर मार्क्सवाद यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का समर्थन कर रहा था, लघु मानव की प्रतिष्ठा पर बल दे रहा था। अब मनोविश्लेषणवादी जो सिद्धांत है यह पूर्णतः आधुनिक किस्म का सिद्धांत है। इस सिद्धांत में यदि हम इसका खंड करें तो देखते हैं कि मन और विश्लेषण से यह शब्द मिलकर बना है, मन और विश्लेषण से। अब देखिए, मन और विश्लेषण का तात्पर्य क्या होता है। मन का अर्थ हमारी आत्मा से है, हमारी बुद्धि से है, हमारी प्रवृत्ति से है। हम जो सोचते हैं, हम व्यक्ति के हृदय में चलने वाली बातों को व्यक्ति के मन से। अब मन तो देखिए बेलगाम घोड़े की तरह है। अभी हम यहाँ हैं, हमारा मन तुरंत अमेरिका पहुँच जाता है, तुरंत लंदन पहुँच जाता है। हम जो भी कार्य करते हैं बिना मन के कर ही नहीं सकते हैं। हमारा मन जब होता है तभी हम सारे कार्य संपन्न करते हैं। यदि हम अपने मन का विश्लेषण न करें, मन यदि हमारा कोई कार्य करने का नहीं कर रहा और वो कार्य हम करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, तो हम ये पाते हैं कि वो कार्य बेहतरीन ढंग से हम संपन्न नहीं कर पाते। उन कार्यों में हमारी रुचि नहीं होती और उन कार्यों में कमी हो जाती है। ये इस तरह की स्थिति रहती है। मन कैसा है? मन चाहता है कि हम बहुत ऊंची पदवी पर पहुँचे। मन चाहता है कि दुनिया को अपने कदमों में ला दें। मन करता है कि हम चंद्रमा पर पहुँच जाएं। अर्थात जितने भी पृथ्वी पर सारे कारक हैं, सबका मूल कारक मन है। व्यक्ति का मन ही व्यक्ति को आज इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा सका है। ये सबसे बड़ी बात है कि मन को यदि बस में जो कर ले वो दुनिया को जीत सकता है। तो मनोविश्लेषणवाद, मन की व्याख्या तो मैंने आपसे कर दी। अब विश्लेषण क्या है? विश्लेषण और वाद। विश्लेषण का अर्थ होता है किसी भी घटना, किसी भी स्थिति परिस्थिति का ऐसा मूल्यांकन जो उस परिस्थिति की कमियों और उसकी अच्छाइयों का पूरा विवेचन करे, वह विश्लेषण है। अब वाद क्या है? वाद का अर्थ होता है सिद्धांत। सिद्धांत वह होता है जो किसी बिंदु की मूल भावना पर अपने विचार व्यक्त करता है। सिद्धांत वो है जो अपने मत का प्रतिपादन करे। ठीक है छात्रों, तो ये हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनोविश्लेषणवाद क्या है, बताइए, तो आप इस तरह से व्याख्या प्रस्तुत कर देंगे कि मन और विश्लेषण तथा वाद से मिलकर मनोविश्लेषणवाद की उत्पत्ति हुई है।
मन के अंतर्गत हम अपनी मानसिक क्रियाओं जैसे चलना फिरना, घूमना इत्यादि का जो आकलन करें अपने मस्तिष्क में, वो मन है। और विश्लेषण क्या है? जब किसी भी बात की अच्छाई और बुराई का हमारा मस्तिष्क आकलन करने लगे तो वो विश्लेषण है। और वाद क्या है? जो विविध सिद्धांत हैं वो वाद कहलाते हैं। मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत वो बातें आती हैं। ठीक है, अब मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत का स्वरूप कैसा है उसकी मैं आपसे चर्चा करूंगा कि मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत का स्वरूप। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछ सकता है कि मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के स्वरूप की चर्चा कीजिए। जैसा कि अभी तक मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि यह सिद्धांत मन का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण प्रस्तुत करके अपने सिद्धांतों का प्रणयन करता है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक इसके सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। ठीक है, सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। और इनके दो शिष्य हैं, उन्होंने भी, इनके दो शिष्य कौन कौन से हैं? एक हैं युंग और दूसरे एडलर। एक हैं युंग और दूसरे हैं एडलर, जिन्होंने मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का प्रवर्तन किया था। अब आपको ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत जो है, एडलर और युंग ने इस सिद्धांत का समर्थन तो किया है। एडलर और युंग ने इस सिद्धांत का समर्थन तो किया है, किंतु इनका जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है वो सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत से भिन्न है। अब मैं आपको उदाहरण देके समझाऊंगा कैसे। अब जैसे फ्रायड का जो मनोविश्लेषणवाद है, फ्रायड का मनोविश्लेषण, फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद को साइको एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइको एनालिसिस। फ्रायड के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत को एनालिसिस कहा जाता है, साइको एनालिसिस। और उसके बाद एडलर के सिद्धांत को व्यक्तिगत मनोविज्ञान का सिद्धांत। एडलर के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत को विचारकों ने क्या नाम दिया है? वो है इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इंडिविजुअल साइकोलॉजी। फिर इसके बाद युंग के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत को क्या नाम दिया गया है? जो युंग का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है उसका नाम दिया गया है एनालिटिकल साइकोलॉजी। ठीक है, एनालिटिकल साइकोलॉजी। ठीक है, तो आप ये ध्यान देंगे, अगर कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि
फ्रायड के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का समर्थन किन किन विचारकों ने किया है, तो एडलर और युंग ने भी मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत दिए हैं, किंतु इनके जो सिद्धांत हैं वो फ्रायड के सिद्धांत से भिन्न है। फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद क्या कहलाता है? साइको एनालिसिस। साइको अर्थात व्यक्ति के मन मस्तिष्क की मूल भावना का अध्ययन करता है फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद। और एडलर का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत क्या कहता है? इंडिविजुअल साइकोलॉजी, अर्थात इंडिविजुअल साइकोलॉजी ऐसी है कि व्यक्ति जो कार्य करता है उसके आधार पर उसके मन के बारे में पता लगाया जाता है। ये देखिए, ये एक तरह से हिस्टोरिका, अर्थात व्यक्ति जो होता है जब कभी कभी उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, तो उस समय जब व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ा, उससे पूर्व व्यक्ति ने क्या क्या कार्य किए थे, उन बातों का आकलन करके व्यक्ति के ठीक होने की प्रवृत्ति पर साइकोलॉजिस्ट जोर देता है। अर्थात पुरानी बातों को याद करवा करके मनुष्य को ठीक करने की प्रवृत्ति एडलर बताता है कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी होती है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत में, जो साहित्य के क्षेत्र में प्रयुक्त की गई। और युंग का जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है वो एनालिटिकल साइकोलॉजी कहलाता है। अर्थात एनालिटिकल जो साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी ऐसी साइकोलॉजी होती है, ऐसा मनोविज्ञान होता है जो व्यक्ति के बाह्य और अंतः बातों का अध्ययन करके अपना विश्लेषण प्रस्तुत करे। इन तीनों को अगर आपसे पूछा जाता है कि मनोविश्लेषणवाद के बृहत्त्रयी विचारक कौन हैं, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि फ्रायड, सिगमंड फ्रायड, एडलर और युंग तीनों ही मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में विख्यात रहे हैं। अब चलिए मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा कि मनोविश्लेषणवादी जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड, फिर इसके बाद एडलर, फिर इसके बाद युंग। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड की चर्चा मैं करना आपसे शुरू करता हूँ कि सिगमंड फ्रायड कौन थे और कहाँ, इनका जन्म स्थान क्या है और ये कब पैदा हुए और इन्होंने क्या क्या क्रियाविधियाँ साहित्य में की हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड की क्या क्या विशेषताएं हैं और वे कब पैदा हुए थे। इनका जन्म सन 1856 में और मृत्यु 1939 में, 1939 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए इनका जन्म स्थान क्या है, ऑस्ट्रिया नगर का मुराविया। ठीक है, जन्म स्थान ऑस्ट्रिया का मुराविया नामक नगर। इनका जन्म स्थान, ऑस्ट्रिया एक देश है, उसी का मुराविया नामक स्थान इनका जन्म स्थान है। अब इनका पालन पोषण शुरू से ही वियना में हुआ। ठीक है, शुरू से ही वियना में हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा भी बहुत अच्छे से समाप्त हुई। सन 1881 ईस्वी में इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में MD की उपाधि हासिल की। फिर इसके बाद 1902 में ये न्यूरोलॉजी के असाधारण प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए गए। फिर इसके बाद 1920 में इन्हें पूर्ण प्रोफेसरशिप मिली। 1939 में ये जर्मनी चले गए और जर्मनी में मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक के रूप में विख्यात हुए। किंतु अब यहाँ से ट्विस्ट क्या आता है
कि जो ऑस्ट्रिया देश है इसका जर्मनी में विलय कर लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इनको उतनी महत्ता नहीं दी जाती। इन्होंने जो जो पुस्तकें लिखी थी उन पुस्तकों को जला दिया जाता है। इसका कारण क्या होता है, सिगमंड फ्रायड जो थे एक यहूदी थे और जर्मनी में विलय हो जाने के बाद वहाँ ईसाई धर्म का बोलबाला होने लगा और यहूदियों को खोज खोज कर नष्ट किया जाने लगा। तो वो वहाँ किसी भी तरह से जीवित रहे, लेकिन इनकी जो रचनाएं थी और इनके जो क्रियाकलाप थे इन पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया। इसके बाद जीवन के अंतिम समय में इन्हें इंग्लैंड सरकार ने बुला करके, ब्रिटेन ने बुला करके, इंग्लैंड और ब्रिटेन एक ही है, बुला करके इनको उचित सम्मान और पुरस्कार प्रदान दिया गया या इनको पुरस्कार प्रदान किए गए। इस तरह की प्रवृत्ति इनके साहित्य में मिलती है। इसी का ये कारण था कि ये मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत की ओर अग्रसर हुए, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया कि सिगमंड फ्रायड जो थे ये यहूदी धर्म के थे और इन्होंने ऑस्ट्रिया का विलय जर्मनी में देखा था और उस समय के कत्लेआम को देखकर वे मानव मस्तिष्क के मन का विश्लेषण करने की ओर और अधिक उद्धत हो गए। डॉक्टर तो ये बचपन से थे, अर्थात प्रारंभ से ही इन्होंने चिकित्सकीय शिक्षा हासिल की थी। लेकिन जैसे जैसे जब जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का अपने में विलय कर लिया, तब इनकी प्रवृत्ति और अधिक बदल गई और इनके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन ला दिया उस प्रवृत्ति ने। इन्होंने तब मन का विश्लेषण प्रस्तुत करके कई पुस्तकों का प्रणयन किया। ये इनकी शिक्षा दीक्षा से संबंधित बातें थी। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं कि फ्रायड की एक जो पुस्तक है, जो मनोविश्लेषणवादी पुस्तक है, उसका मूल ढांचा तो पूर्णतः नहीं प्राप्य हो सका है, किंतु इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है उस पुस्तक का नाम है एन आउटलाइन ऑफ साइको एनालिसिस। इस पुस्तक के अनुसार सिगमंड फ्रायड के महत्वपूर्ण विचारों का आकलन किया जाता है और उनकी प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जाता है। अब फ्रायड के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के 4 प्रमुख सूत्र हैं। जो सूत्र इस प्रकार हैं। पहला सूत्र ये है कि दृढ़ नियतवाद। फिर इसके बाद दूसरा इनका सूत्र है अचेतन मन। फिर इसके बाद अगला है लिबिडो या काम वृत्ति या स्वप्न। फिर इसके बाद चौथी बात इन्होंने साहित्य में दी है, जिसका नाम है मन की संरचना। मन की संरचना, ग्रंथियां या वर्जनाएं। ठीक है, तो इनके मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत की मूल भावना हमें एक अंग्रेजी विचारक है जिन्होंने कि इनकी पुस्तकों का अनुवाद किया था, उस पुस्तक के आधार पर इनके सिद्धांतों को 4 भागों में बांटा गया है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको पूर्व में ही इनका जीवन परिचय बताते हुए बता दिया था कि क्योंकि ये यहूदी थे, जब जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का विलय कर लिया आपस में,
तो ऑस्ट्रिया के विलय के बाद यहूदियों की स्थिति दयनीय हो गई और इनके समस्त पुस्तकालय को जला दिया गया था, जिसका कारण ये हुआ कि इनकी पुस्तक का अनुवाद अंग्रेजी विचारक ने किया, उस अंग्रेजी विचारक के सिद्धांतों के आधार पर ही इंग्लैंड सरकार ने इन्हें बुलाकर उचित पुरस्कार और सम्मान प्रदान किया था। तो हम इस पुस्तक में इनके सिद्धांतों की विवेचना पूर्ण रूप में पाते हैं। अब इनका जो प्रथम सिद्धांत है, प्रथम मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है, उस सिद्धांत का नाम है दृढ़ नियत्ववाद। दृढ़ नियत्ववाद से तात्पर्य ये है कि व्यक्ति की नियति कैसी है, अर्थात व्यक्ति श्रद्धा उन्मुख है या दिखावा करने वाली प्रवृत्ति कर रहा है व्यक्ति। इस बात को समझने के लिए जो सिगमंड फ्रायड ने सिद्धांत दिया, वो बताया कि दृढ़ नियत्ववाद है, नियत का जो संबंध होता है प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार के मानसिक क्रम में स्थित होता है। इस कारण से व्यक्ति की मानसिक अवस्था की खोज यदि हम करना चाहें तो व्यक्ति की नियति से हम समझ सकते हैं और उसका आकलन कर सकते हैं। फ्रायड की जो मान्यता है कि व्यक्ति श्रद्धान्वित यदि हुआ है तो उसके श्रद्धान्वित होने का क्या कारण है, व्यक्ति ने कितने कार्यकलाप किए हैं, व्यक्ति ने अपने जीवन में कौन कौन से लक्षणों का सुंदर समावेश किया है, व्यक्ति ने अपने स्वरूप को निर्धारित करने में किन किन बातों का समावेश किया है। वह एक उदाहरण देता है कि जैसे कोई व्यक्ति है तो यदि वह सामान्य अवस्था में खड़ा है तो उसके सामान्य अवस्था में खड़े होने के कई कारण हो सकते हैं। उस समय उसके मन में घुसकर पता लगाने की प्रवृत्ति व्यक्ति में तब आएगी जब वह व्यक्ति उसकी प्रवृत्ति या उसकी नियति से परिचित होगा। जब व्यक्ति खड़ा हुआ तो अगर वह किसी रेलवे स्टेशन के सामने खड़ा है तो हो सकता है वह अपने किसी मित्र का इंतजार कर रहा है, वह अपने किसी सगे संबंधी का इंतजार कर रहा है। इस तरह की उसकी नियति हो सकती है। या तो यदि वह चोर किस्म का आदमी है तो हम देखने के बाद उसे ये बता सकते हैं कि वह किसी ऐसे यात्री की खोज कर रहा है जो बहुत सारी धन संपत्ति लेकर आएगा और वह चोर किस्म का उस व्यक्ति से जो धन लेकर आया है उससे धन लेगा और छीनकर भाग जाएगा। वो नियति जो होगी वह दृढ़ नियत्ववाद मनोविश्लेषणवाद कहलाता है। ऐसा सिगमंड फ्रायड कहता है कि व्यक्ति की नियत के अनुसार व्यक्ति के स्वरूप के विषय में, उसके व्यक्तित्व के विषय में हम पता कर सकते हैं। इस सिद्धांत को कुछ विचारकों ने गौण रूप में स्वीकार किया है कि इस सिद्धांत को सिगमंड फ्रायड ने उतनी महत्ता नहीं दी है। तो देखिए छात्रों, कुछ किताबों में ये बात नहीं मिलेगी तो आप परेशान न होइएगा, इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत में दृढ़ नियत्ववाद किस तरह से प्रभावी होगा, तो आप उस समय उदाहरण देकर बता सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरी जो प्रवृत्ति उसने बताया वह बताया अचेतन मन। अचेतन मन सिगमंड फ्रायड क्या कहता है कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है यह उस समुद्र के समान है, उस समुद्र में गिरे हुए उस बर्फ के टुकड़े के समान है जो ऊपर थोड़ा दिखता है, पानी में थोड़ा दिखता है और अंत में पूरा दिखता है। मैं एक उदाहरण दे करके आपको बताऊंगा अचेतन मन के बारे में। वो कहता है कि उस बर्फ के टुकड़े के समान मानव का व्यक्तित्व है। जो बर्फ का टुकड़ा ऊपर तो थोड़ा दिखता है और ध्यान से देखने में पानी में भी दिखाई देता है,
किंतु पृथ्वी के अंदर या समुद्र के पानी के अंदर उसका बहुत सारा भाग छिपा होता है। जैसे हमने एक बर्फ का टुकड़ा लिया और उसे पानी में हमने डुबो दिया, ठीक है, ये बर्फ का टुकड़ा है। तो अब ये ऊपर कितना दिखता है, बहुत थोड़ा सा दिखता है, यानी 9/10 भाग, अर्थात 10वां भाग दिखता है। 1/10वां भाग यहाँ दिखता है और 9/10वां भाग पानी में ही डूबा रहता है। फिर वो कहता है कि यदि हम ध्यान से देखें, कैसे देखें, ध्यान से यदि हम देखते हैं तो ध्यान से देखने में भी बर्फ का टुकड़ा यहाँ तक दिख जाएगा, ठीक है। बर्फ का टुकड़ा कितना दिख जाएगा, थोड़ी दूरी तक, पूरी दूरी तक नहीं दिखेगा, थोड़ा और अधिक दिख जाएगा कि हाँ ये टुकड़ा बड़ा है। तो उस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि यह बर्फ का टुकड़ा कितना बड़ा है। जबकि अगर हम बहुत ध्यान से भी देखें तो समुद्र के जल में या पानी में बर्फ का टुकड़ा जब डुबोया जाता है तो उसका कुछ भाग ही हम समझ पाते हैं, आधे से अधिक भाग जल में छिपा रहता है। उसी तरह से वह बताता है कि मानव का मन भी होता है चेतन, अर्धचेतन, अवचेतन। अवचेतन या इसे आप अचेतन भी कह सकते हैं कि अचेतन अवस्था कैसी है। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे बर्फ का टुकड़ा यदि जल में डुबोया गया तो हमने देखा ऊपर से हमें केवल थोड़ा सा दिख रहा था, तो वो अवस्था चेतनता की अवस्था कहलाती है। उदाहरण के रूप में हम किसी के व्यक्तित्व को देखते हैं तो उसके पहनावे और उसकी भाषा के आधार पर उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में आकलन कर लेते हैं, जबकि वह केवल चेतना की अवस्था है, अर्थात उसमें हम व्यक्ति के अंतः व्यक्तित्व की चर्चा नहीं कर पाते हैं कि वह व्यक्ति कितना सभ्य है अथवा असभ्य है या किस प्रवृत्ति वाला है। चेतन मन में जो हम देखते हैं, जो हम अनुभव करते हैं, वो अवस्था चेतना अवस्था कहलाती है। व्यक्ति की चेतना अवस्था, मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, चेतन, अर्धचेतन और अवचेतन। किसके समान? जल में गिरे हुए बर्फ के टुकड़े के समान, कि ऊपर से जो दिखता है बर्फ का टुकड़ा वो हमारी चेतना अवस्था है, अर्थात जो हमने देखा और जो हमने अनुभव किया, अर्थात हमने यदि हम इसे देखेंगे तो छू कर भी इसका अनुभव कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब हम देखते हैं तो उसके बाद और ध्यान देने पर जमीन अंदर दिखाई देता है, लेकिन जो जल के अंदर छिपा हुआ बर्फ का टुकड़ा है हम उसे छू नहीं सकते हैं, हम केवल उसे अनुभव कर सकते हैं। यहाँ क्या स्थिति थी बर्फ के टुकड़े में? हम छूकर प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे थे। प्रत्यक्ष अर्थात हमने देखा, हमने सुना और हमने प्रत्यक्ष छूकर अनुभव भी किया। 3 अवस्थाएं होती हैं। अब इसके बाद अर्धचेतना अवस्था क्या है कि हम देख तो रहे हैं कि बर्फ का टुकड़ा जल में कुछ गहराई तक पड़ा हुआ है, लेकिन उसके आगे हमें नहीं दिख रहा है कि यह कितना बड़ा टुकड़ा है। जब तक हम उसे जल से बाहर नहीं निकालेंगे हम पता नहीं कर पाएंगे। अर्थात हम देख तो रहे हैं लेकिन छू कर प्रत्यक्ष भी उपस्थित हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात केवल देख रहे हैं। वो मन की अवस्था जो होती है वो अर्धचेतन की अवस्था होती है, अर्थात असमंजस की स्थिति होती है। हम कहेंगे कि बहुत बड़ा टुकड़ा है, हम ये भी कह सकते हैं नहीं बस जहाँ तक दिख रहा है बस वहीं तक है बर्फ का टुकड़ा। तो ये मन की जो अवस्था है ये कौन सी अवस्था है? अर्धचेतन अवस्था है। फिर इसके बाद फ्रायड अपने मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत में ये बताता है
कि जो हम प्रत्यक्ष तो देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि यह बर्फ का बड़ा टुकड़ा है, हम न तो उसे देख रहे हैं और न तो उसका अनुभव ही कर पा रहे हैं। वो अवस्था अचेतना अवस्था, मन की अचेतना अवस्था कहलाती है। ये जो अवस्था होती है यह मनुष्य की काम भावनाओं को जन्म देती है, मनुष्य में यौन प्रवृत्तियों की ओर व्यक्ति को अग्रसर करती है। कभी कभी ये अचेतन की अवस्था जो है वह इच्छा और वासनाओं को अपने मन मस्तिष्क पर हावी कर लेती है। जैसे मान लीजिए व्यक्ति है, तो व्यक्ति ने जो छुआ नहीं है, जिसका अनुभव नहीं किया है, वह उसके प्रति बहुत आकर्षित हुआ रहता है। आकर्षित होते होते वह उसे प्राप्त करने के लिए सभी अनर्गल रास्तों को भी अपना सकता है। अब जैसे उदाहरण आप ले लें, तो आपने किसी वस्तु को देखा है, हमने कलम को देखा है, तो कलम को देख लिया हमने, हाँ बहुत अच्छी कलम है, तो हमारा मन कहता है कि हम इस कलम को छू लें। हम छू कर आगे पीछे देखकर उसका पूरा प्रत्यक्ष अनुभव कर लेते हैं और उसकी स्याही व्याही सब कुछ देख लेते हैं कि इसमें इतनी स्याही भरी है, सब कुछ है। लेकिन जो उसके बाद की अवस्था है, अर्थात जो कलम है हमारी, कलम के अंदर जो स्याही भरी हुई है और कलम की जो निब है, जैसे ये कलम है तो इस कलम की जो निब है, हम इसको खोल करके ये सोचते हैं कि किस तरह से इस कलम को खोल करके इसकी स्याही को चख कर अनुभव करें। अर्थात हम उसके प्रति उत्कंठित हुए रहते हैं कि कैसे हम कलम के बारे में संपूर्ण जानकारी पा लें, प्राप्त कर लें। ये जब प्रवृत्ति होती है, ये अचेतना अवस्था। हम ये नहीं सोचते कि कलम की स्याही हम खोलेंगे तो उसके अंदर उस स्याही में आखिरकार क्या है। जैसे हमने मदार का पेड़ देखा, तो मदार का पेड़ देखा तो छुआ, बहुत अच्छा लगा, फिर इसके बाद प्रत्यक्ष भी हमने अनुभव कर लिया, उसकी जड़ को भी हमने देख लिया कि हाँ इसकी जड़ इतनी नीचे गई होगी। लेकिन अब हमने मदार का जो पेड़ है, आँख का पेड़ भी उसे कहते हैं, उसको तोड़कर किसी ने ये बताया कि इसे आँख में डालने पर व्यक्ति अंधा हो जाता है। तो जब हम तोड़कर, हम नहीं जानते हैं, तोड़कर हम जब अगर उसे आँख में डालेंगे तो हम अंधे हो जाएंगे। अर्थात हमारी इच्छा जो होती है ये जानने की होती है। अचेतना अवस्था वही अवस्था कहलाती है कि हमने मदार को तोड़ा और उससे जो निकलने वाला मदार का दूध है, जो मदार का मुख्य भाग है, जो रस उसका निकलता है, वो जो रस है वो हमारे लिए हानिकारक है कि नहीं हानिकारक है, ये वासनाएं कहलाती हैं। साहित्य के क्षेत्र में इसी उत्कंठा को जानने के लिए जब कवि हमेशा आकर्षित हुआ रहे, तो ये जो अवस्था कहलाती है, यह अचेतना अवस्था कहलाती है। अचेतन अवस्था के माध्यम से ही जो कवि होता है वह परिष्कृत एवं उत्तेजक रूप में अपनी अभिव्यक्ति को मूर्त रूप प्रदान करता है कि अर्थात अभिव्यक्ति किस तरह से सफल हो सकती है। अब चेतना अवस्था में, अब मैं एक और आपको उदाहरण दूंगा कि अचेतन मन कैसा होता है, किस तरह का होता है। चेतना अवस्था वो होती है कि बर्फ के टुकड़े को हमने देखा, हमने उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया, छुआ, और छूकर हमने ये बताया कि यह बहुत ठंडा होता है। फिर जो जल में दिख रहा है हम ये कह सकते हैं कि यहाँ और अधिक ठंडा होगा, और वहाँ भी हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जहाँ हम नहीं देख पा रहे हैं, जहाँ हम प्रत्यक्ष छू भी नहीं पा रहे हैं, उस अवस्था को अचेतना अवस्था कहते हैं। उसी तरह से साहित्य में भी हम जिस व्यक्ति को देखते हैं, उस व्यक्ति के बाह्य व्यक्तित्व को देखकर हम आकर्षित होते हैं, हम उसे छूना चाहते हैं। जब हम उसे छू लेते हैं तो उसके बाद हमारे मन में उस व्यक्ति के लिए यौन इच्छाएं जागृत होने लगती हैं, हमारे मन में उसके प्रति
उत्कंठाएं, ऐसी कुंठाएं उस व्यक्ति के प्रति आकर्षित करने लगती हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को अत्यंत ही सूक्ष्म बना दे। तो वो अवस्था जो होती है वो मानव मन की अचेतन अवस्था कहलाती है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तीसरी जो अवस्था होती है वो व्यक्ति की, वो ये है फ्रायड के अनुसार कि स्वप्न, लिबिडो या काम वृत्ति। तीसरे मन की अवस्था व्यक्ति में काम वृत्ति है। यह इस पर जोर देता है कि व्यक्ति में जो कुंठा, व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता, व्यक्ति अपने सभी कार्य अपनी काम कुंठाओं को दूर करने के लिए व्यक्त करता है। यदि उसकी यौन इच्छाएं जितनी हावी होंगी वह अपनी प्रवृत्तियों को उतनी तेजी से करेगा। उदाहरण के रूप में वह उदाहरण ये देता है कि व्यक्ति में जब भी कार्य करने की तीव्रता लानी हो तो उसके मन में काम कुंठा जागृत कर दी जाए तो व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। वह जीवन के जो 4 लक्ष्य हैं उन चार लक्ष्यों में सबसे ज्यादा जोर देता है काम कुंठा पर। अब देखिए 4 लक्ष्य, जीवन के 4 पुरुषार्थ जिसे हम कहते हैं वो कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये पुरुषार्थ चतुष्टय कहलाते हैं। अर्थात जिस भी मनुष्य जाति का जन्म होता है वह इन्हीं 4 लक्ष्यों को लेकर अपने जीवन को जीता है। धर्म क्या है? जैसे आप छात्र हैं, आपने पढ़ाई करना शुरू कर दिया तो छात्र का सबसे बड़ा धर्म ये है कि वह विद्या ग्रहण करे, अर्थात पुस्तकों का पठन पाठन करे, शिक्षक द्वारा बताए गए ज्ञान को अर्जित करे और उसका अनुकरण कर बड़े बड़े शोधों के प्रति आकर्षित हो, नई नई खोजों को वह लगातार करता जाए। यह व्यक्ति का धर्म है। जैसे किसान है तो किसान का धर्म क्या है? कृषि करना और लोगों के लिए भोज्य सामग्री खेती से उत्पन्न करना। जैसे वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक का धर्म क्या है? नवीन अन्वेषण करना, वैज्ञानिक खोजों के माध्यम से जीवन को सफल बनाना। अब जैसे मंदिर है तो मंदिर के पुजारी का धर्म क्या है कि वह सभी धार्मिक सद्गत प्रवृत्तियों का प्रचार जनता के बीच में करे, जिससे व्यक्ति में सहनशीलता की वृद्धि होती जाए, अहिंसा की ओर व्यक्ति अग्रसर हो जाए और असत का नाश हो और सत्य की ओर व्यक्ति आगे बढ़ता जाए। ये व्यक्ति का धर्म है, ऐसा फ्रायड बताता है। फिर उसके बाद वह कहता है कि व्यक्ति के जीवन का दूसरा लक्ष्य क्या है? अर्थ प्राप्त करना, अर्थोपार्जन करना। यदि ईमानदारी से धर्म किया गया है तो अर्थ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। उदाहरण के रूप में यदि आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली है तो आप तुरंत ही बड़े से बड़े पद पर पहुंच जाएंगे जहां आपको उचित धन की प्राप्ति होने लगेगी। यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको पढ़ाने से मुझे धन की प्राप्ति हो रही है, और यदि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप आगे विभिन्न सर्विस सेवाओं में जाएंगे और वहां से धन की प्राप्ति करेंगे। ऐसी बात सिगमंड फ्रायड कहता है कि यदि व्यक्ति अपना धर्म, अर्थात जो उसका कार्य है, जैसे किसान का कार्य खेती करना है, यदि वह खेती में अपना पूरा मन लगा देता है, सही सही समय पर बुआई करता है, फिर निराई गुड़ाई, इसके बाद फसल पक जाने के बाद कटाई मड़ाई इत्यादि करता है, तो वह खेती से मड़ाई के बाद अन्न बेचता है और धन की प्राप्ति करता है। वैज्ञानिक नवीन अन्वेषण करता है और उसकी खोज के माध्यम से जब जन समूह को लाभ होने लगता है तो उसे बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है।
विद्यार्थी जब पढ़ता है तो वह बड़ी बड़ी सर्विसेज पर पहुंचकर धन की प्राप्ति करता है। तो दूसरा जो व्यक्तित्व का लक्ष्य है वो है अर्थ। फिर इसके बाद व्यक्ति की तीसरी अवस्था है वो कार्य, काम, अर्थात यौन मनोवृत्तियों की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति अपने सभी कार्यों को संपन्न करता है। काम से तात्पर्य है कि जब व्यक्ति ने अच्छे से धर्म किया है, धन उसके पास है, तो उसके सभी कार्य आसानी से संपन्न हो जाएंगे। वह जिससे चाहता है, जिससे प्रेम करता है, वह उससे विवाह कर सकता है। वह जिस व्यक्तित्व को देखता है, जिसे पसंद करता है, उससे बातचीत भी आसानी से कर सकता है। अंतिम जो लक्ष्य है वह मोक्ष है। मोक्ष अर्थात यदि व्यक्ति ने अच्छे से धर्म किया, धन की प्राप्ति की और अपने सभी कार्यों को उसने संपन्न किया, तो उसे अनायास ही स्वर्ग मिल जाता है। अर्थात यदि उसने इन तीनों कार्यों में कभी भी धृष्टता नहीं दिखाई है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इन चारों पुरुषार्थ चतुष्टयों में फ्रायड काम को महत्व देता है कि काम भावना के कारण ही व्यक्ति के सारे कार्य शुरू होते हैं और सभी कार्य वह समाप्त भी करता है केवल काम भावना की प्रवृत्ति के कारण ही। अब देखिए, वह काम की अवधारणा में दो तत्वों को उठाता है। देखिए, दो तत्व वो क्या क्या हैं। एक है इसका पहला जो लक्ष्य है वो ये कहता है कि इडिपस कॉम्प्लेक्स, इडिपस कॉम्प्लेक्स, इडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है वह यह बताता है कि व्यक्ति जब विषम लिंगी के प्रति आकर्षित होने लगता है, अर्थात व्यक्ति का मन विषम लिंगी अर्थात पुरुष स्त्री के प्रति जब आकर्षित होने लगता है, तो वह काम कुंठा जो होती है व्यक्ति के मन में उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या जागृत करती है कि मैं उस तरह का क्यों नहीं हूँ। तो ये जो ईर्ष्या है वह ईर्ष्या अहम अति अहम की ओर व्यक्ति को अग्रसर करती है। अर्थात तीन तरह की प्रवृत्ति व्यक्ति में जागृत होने लगती है। ईड अर्थात इदम, ईगो अर्थात अहम, ईड, ईगो और सुपर ईगो। अति अहम। इडिपस जो कॉम्प्लेक्स है वो ये बताता है कि व्यक्ति का मन जब विषम लिंगी के प्रति कामेच्छा जागृत करता है, जो व्यक्ति है जब विषम लिंगी अर्थात पुरुष स्त्री के प्रति या स्त्री पुरुष के प्रति जब आकर्षित होती है, तो वह उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में अपने स्वरूप का दर्शन करने की कोशिश करती है। जब वह नहीं कर पाता है, नहीं कर पाती है ऐसा, तो उसके मन में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है। और वह जो ईर्ष्या की भावना होती है वह तीन तरह की ईर्ष्या की भावना होती है। इड अर्थात इदम, ईगो अर्थात अहम, सुपर ईगो अर्थात अति अहम। अब इड इदम का जो अर्थ है, इड या इदम का अर्थ है वो है अचेतन मन, अर्थात जैविक संगठन में जो कुछ है वह इदम में है। अर्थात इस संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है वह सब इदम में ही है, अर्थात हमारे अंदर ही वह समाहित हो रहा है। फिर इसके बाद इदम
अचेतन मन का एक भाग है। ठीक है, अचेतन मन का एक भाग होता है। इसमें बालक के अंदर पशुवत गुणों का विकास होने लगता है, जिससे बालक का मन एक स्थान पर केंद्रित नहीं हो पाता और उसके अंदर काम प्रवृत्ति का भंडार संचयित होने लगता है और वह काम प्रवृत्ति व्यक्ति को व्यक्ति के प्रति अनावश्यक कार्य करने के लिए उद्धत करती है। और उस अवस्था में यदि बालक की इच्छाओं की पूर्ति न हो तो वह अपनी अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपराधिक प्रवृत्ति की ओर भी प्रवृत्त हो जाता है। जो हम समाज में देखते हैं कि जो रेप इत्यादि होते हैं वो इदम के कारण ही उत्पन्न होते हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार, सिगमंड फ्रायड ये कहता है कि जब व्यक्ति में कामेच्छाएं जागृत हुई और उस कामेच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती है तो उस पूर्ति की आकांक्षा को लेकर व्यक्ति में अहम इदम की प्रवृत्ति आती है, अर्थात ईर्ष्या की प्रवृत्ति आती है और वही ईर्ष्या आपराधिक स्वरूप ले लेती है। और इस स्वरूप को यदि साहित्यकार की रचनाओं में बालक पा जाए तो व्यक्ति कभी भी दुष्कृत्य करने की ओर अग्रसर नहीं होगा, ऐसा सिगमंड फ्रायड कहता है। दूसरी वह प्रवृत्ति बताता है ईगो अर्थात अहम की। ये जो प्रवृत्ति है ये अधिकांशतः वह कहता है कि स्त्रियों में बहुत ज़्यादा होती है। ईगो की प्रवृत्ति अर्थात जैसे कि अपने बच्चों का ध्यान रखना, अपने माता पिता के प्रति ज़्यादा लगाव करना, ये जो प्रवृत्ति है ये स्त्रियों में ज़्यादा होती है। यह मूल प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने वाला साधन है। यह अनुकूल प्रवृत्तियों को समर्थित करता है तथा प्रतिकूल प्रभावों को दबा देता है। यह सचेतन रूप से हमेशा क्रियाशील रहता है। यह बालक में उठी आकांक्षाओं और उत्कंठाओं को नष्ट करता है। अर्थात यदि बालक को प्रारंभिक कक्षाओं में या माध्यमिक कक्षाओं में यदि कामेच्छा संबंधित कुछ बातों का ज्ञान करा दिया जाए तो ईगो की प्रवृत्ति बालक में कम आएगी। ऐसा सिगमंड फ्रायड कहता है कि उस समय बालकों को ज्ञान देना जरूरी है। वह यह बताता है कि प्रारंभिक कक्षाओं में यदि बालक को जो बातें सिखाई जाती हैं, अर्थात यदि उसे कक्षा 1 से कक्षा 2, 3 में जो वर्णमाला सिखाई जाती है, जो गिनती सिखाई जाती है, जो पहाड़े इत्यादि जैसे टेबल इत्यादि उसने बोला है कि टेबल जो पढ़ाया जाता है वो उसे दीर्घ काल तक याद रहता है। वहीं जो उसने कक्षा 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इत्यादि में जो पढ़ाई की है वो पूरी की पूरी बातें नहीं याद रहती, आधी भी बातें नहीं याद रहती, थोड़ी सी भी नहीं याद रहती। लेकिन जो बालक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा में अध्ययन किया था वो शिक्षा उसे दीर्घायु तक ज्ञात रहती है। तो इस बात का सिगमंड फ्रायड समर्थन करता है कि बालक में ईगो की जो प्रवृत्ति होती है, अहम की जो प्रवृत्ति होती है, वो अहम की प्रवृत्ति काम इच्छाओं के बारे में पूरी वासनाओं का परिचय न कराना ही होता है इसका मूल कारण। अर्थात अहम का मूल कारण व्यक्ति में बालक में यौन इच्छाओं को न बताना, अर्थात यौन इच्छाओं के प्रति जो बालक है वो कुंठित हुआ रहता है। तीसरी अवस्था बताता है सिगमंड फ्रायड, वो कहता है कि सुपर ईगो, ईडियस कॉम्प्लेक्स के अंदर वह यह कहता है कि सुपर ईगो ऐसा होता है जो मूल चेतना मन है, जो सामाजिक नियमों से परिचालित होता है।
अर्थात रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, संस्कृति, सभ्यता, आचार व्यवहार। बालक जब पैदा हुआ तो जिस प्रवृत्ति में पैदा होता है वह जन्मजात इन बातों का अनुकरण करता है और करके वह सीखता है। बचपन में यदि उसके मन में किसी भी काम वासना की इच्छा से संबंधित बातें यदि आधी अधूरी बताई गई तो वो यौन कुंठाएं बालक में आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म दे देती हैं। तो इस तरह से मैंने ईडियस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको इदम, अहम और अति अहम से परिचित करवा दिया है। इस आधार पर जो सिगमंड फ्रायड है वह काम वासनाओं के 4 प्रकार बताता है। ठीक है, ईडियस कॉम्प्लेक्स के अंदर काम वासनाओं को 4 प्रकार से वह बताकर कहता है कि इदम, अहम और अति अहम की जो मानव मन में प्रवृत्ति है वह 4 प्रकार से उत्पन्न होती है, ये जन्मजात होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहला है मुखगत, दूसरा है गुदागत, तीसरी जो प्रवृत्ति है वो है लैंगिक, चौथी जो प्रवृत्ति है वो है जननेंद्रिय, जननेंद्रिय। ठीक है, इस तरह से 4 अवस्थाएं वो बताता है। इसको वह कहता है कि ओरल, एनल, फैलिक और जेनेटिकल। तो जेनेटिकल में इन 4 बातों का वह उल्लेख करते हुए बताता है कि जैसे बालक पैदा हुआ तो वह 4 अवस्थाओं के माध्यम से अपने मन की सभी आकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहता है। वह अपने मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत में कहता है कि ईडियस जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स की पूर्ति के लिए बच्चा जैसे ही पैदा हुआ तो 4 बातों को वह सोचने लगता है और 4 बातों को समझने का प्रयास करने लगता है। पहला मुखगत, अर्थात जैसे बालक पैदा हुआ तो उस बालक ने यह अनुभव किया कि स्तनपान करना, अर्थात स्तनपान करेगा, वह अपनी माँ का स्तनपान करके समस्त बातों का अनुकरण करता है, अर्थात यौन कुंठाओं को दूर करता है। मनोविश्लेषणवादी विचारधारक फ्रायड ऐसा कहता है और यह कहता है कि वह अपने अंगूठे को चूस कर अपनी यौन कुंठाओं को बचपन में ही दूर करता है, अर्थात शैशवावस्था की अवस्था में ही वह यह दूर करने का प्रयास करता है। फिर इसके बाद वह दूसरी बात बताता है कि गुदागत वो प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति जब अपने मल का त्याग करता है तो उस मल का त्याग करने के बाद बालक जो होता है वह अपूर्व आनंद की प्राप्ति करता है, जिससे उसका मन बहुत ही विस्तृत हो उठता है। व्यक्ति को मल त्याग से बालक को जो आनंद की प्राप्ति होती है 5 वर्ष की अवस्था से 11 वर्ष की अवस्था तक यह स्थिति रहती है। फ्रायड ये भी कहता है कि ये अवस्थाएं आगे पीछे भी जलवायु के अनुसार होती हैं, किंतु मोटी मोटा वो ये बताता है कि 1 वर्ष से 5 वर्ष तक जो बालक है वह अपनी कामेच्छाओं की पूर्ति माँ का स्तनपान करके या अपने अंगूठे को चूस कर प्राप्त करता है। फिर इसके बाद दूसरी जो प्रवृत्ति है 5 वर्ष के बाद जब वह मल का त्याग करता है या स्नान आदि करता है तब वह अपनी यौन कुंठाओं को दूर करता है। फिर उसके बाद 11 वर्ष के बाद लैंगिक अवस्था में जब वह पहुंचता है बालक, तब वह विविध तरह की काम इच्छाओं को जानकर विविध पुस्तकों में उन काम वासना संबंधी बातों को पढ़कर बहुत कुछ जानने की ओर अग्रसर होता है। और अंतिम जो अवस्था है बालक के मन का विश्लेषण करने की प्रवृत्ति, वो है जननेंद्रिय, अर्थात जब बालक की जननेंद्रियां विकसित हो जाती हैं तो बालक
किसी अन्य विषम लिंगी के साथ सहवास कर अपनी कामेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए अग्रसर होने लगता है। तो जब इस तरह की शिक्षा साहित्य में दी जाएगी तो बालक का चौमुखी विकास होगा। बालक के मन का विश्लेषण करके जब पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा तो बालक के पढ़ने, लिखने और समझने की जो अवस्था है उसका तीव्र विकास होने लगेगा और बालक एक सफल छात्र के रूप में आगे बढ़ सकता है। फिर इसमें जो बालक जब 13 वर्ष की अवस्था हो जाता है और उसकी जननेंद्रियां विकसित हो जाती हैं तो उस बालक में मुख्य रूप से दो बातें होती हैं, दो ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो उसकी कामेक्षाओं की पूर्ति में बाधक होती हैं। पहला है दमित वासनाएं और सामाजिक अवरोध। ठीक है, दमित वासनाएं और सामाजिक अवरोध, ये जो अवस्था है, इन दोनों अवस्थाओं से यदि बालक पीड़ित हो जाएगा तो वह अपनी कामेक्षाओं की पूर्ति अच्छे से जब नहीं कर पाएगा, उसकी वासनाएं जब दमित हो जाएंगी तो वह आपराधिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होने लगता है। फिर इसके बाद वह बताता है कॉन्स्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स। ये तो पहली प्रवृत्ति थी जिसमें वो बताता है अहम, इदम, इदम, अहम और अति अहम, अर्थात ईड, ईगो और सुपर ईगो। और इन तीनों की उत्पत्ति का कारण ये 4 बातें हैं। वो बताता है कि बालक जब पैदा होता है तभी से उसमें कामिकताएं जागृत होती रहती हैं। पहली अवस्था, मुखगत अवस्था, वो होती है कि जैसे वह अपने अंगूठे को मुंह में लेकर आनंद की प्राप्ति करता है या माता का स्तनपान करके आनंद की प्राप्ति करता है। गुदागत अर्थात बालक जब मल त्याग करता है तब स्नानादि के समय। लैंगिक अवस्था अर्थात बालक के जब अंग थोड़े थोड़े विकसित होने लगते हैं तो वह साहित्य में बातों को पढ़कर उसका अनुभव करके आगे बढ़ता है। फिर इसके बाद जननेंद्रिय अर्थात जब उसकी इंद्रियां विकसित हो जाती हैं तब बालक में एक संपूर्ण बालक का निर्माण हो जाता है। ये हमने ईडियस कॉम्प्लेक्स में पढ़ा, जो मनोविश्लेषणवादी विचारधारा का 2 बिंदु है। पहला बिंदु ईडियस कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा, दूसरा बिंदु वो बताता है कॉन्सेंट्रेशन कॉम्प्लेक्स। कंसंट्रेशन कॉम्प्लेक्स इस कॉम्प्लेक्स में वो बताता है कि बालक का कंसंट्रेशन तभी संभव हो सकता है जब बालक की किसी भी दमित इच्छा को उभारा न गया हो, अर्थात बालक की इच्छाएं दमित न हुई हो, बालक की सभी इच्छाओं की जब पूर्ति हुई हो तब जो स्थिति बालक की होती है उसे कंसंट्रेशन कॉम्प्लेक्स अर्थात व्यक्ति के बालक के सोचने की जो शक्ति होती है वह पूर्णतः विकसित हो चुकी होती है। वह इसके लिए बताता है कि काम की अतृप्ति में यदि बाधा न आए तो बालक के कार्य करने की क्षमता जब बढ़ जाती है तो उस अवस्था को कंसंट्रेशन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब इसके बाद वो चौथी बात यह बताता है फ्रायड, वह चौथी बात ये कहता है कि मन की संरचना या वर्जनाएं, मन की संरचना या वर्जनाएं या ग्रंथियां। फ्रायड का मत है इच्छाओं और वासनाओं के दमन के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में उदात्तीकरण की प्रवृत्ति का विकास होने लगता है और वह समाज में एक संप्रेषणीयता संबंधी विचारधारा को जन्म देने लगता है जिससे बालक की समस्त इच्छाओं की पूर्ति धीरे धीरे हो जाती है।
यह जो अवस्था होती है यह बालक के मन की संरचनात्मक वर्जनाएं होती हैं। इसके इन वर्जनाओं के 3 प्रमुख रूप होते हैं। पहला, जो बालक होता है वह अपनी क्षति या कमी को दूसरे प्रकार के उत्कर्ष विधायक तत्वों और कार्यों को पूरा करने में अपना समय लगाता है। दूसरा, वह कर्म विमुख हो जाता है। कर्म विमुख होकर अपनी हीनता से वह समझौता कर लेता है और उस समझौते के बाद वह कार्य करने में अपने मन की संरचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करने लगता है। तीसरी बात वह बताता है कि वह अति क्षतिपूर्ति करने लगता है, अर्थात वह अनावश्यक बातों पर विराम लगाकर नई बातों की ओर अपने ध्यान केंद्रित करने लगता है। अब जो बालक होता है यदि उसके इस समायोजन पर अर्थात उपरोक्त तीनों समायोजनों पर यदि कोई भी शारीरिक विकृति न लाई जाए, शारीरिक रोक न लगाई जाए तो व्यक्ति का चौमुखी विकास होने लगता है। इसके लिए वह यह बताता है कि यदि बालक में किसी भी गुण का विकास नहीं हुआ तो उसके 3 तरह के कारक होते हैं। पहला, संरचनात्मक, दूसरा क्रियात्मक, तीसरा मानसिक रुग्णता। इन तीनों बातों पर वह अति जोर देते हुए कहता है कि व्यक्ति की यदि व्यक्ति बीमार होगा तो इस संरचनात्मक रुग्णता में अर्थात व्यक्ति की कामेक्षाओं की यदि पूर्ति नहीं हुई है तो उसके शरीर में, उसके मन की संरचना में 3 तरह के विराम आ सकते हैं। पहला विराम संरचनात्मक जो विराम है वो क्या आएगा? जैसे शारीरिक विकृति हो जाएगी, अंधा होना, बहरा होना या शरीर के अंगों का काम न करना। अर्थात जो हम देखते हैं कि यदि बालक की कामेक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई तो जैसे ही वह युवा होकर अपनी अगली अवस्था बुढ़ापे में प्रवेश करता है तभी उसमें या तो वह अंधा हो जाएगा, आंख कम देखेगा, या बहरा हो जाएगा, या शरीर के विविध अंगों में झुंझुनाहट की प्रवृत्ति आ जाएगी, शरीर के अंग काम देखिए छात्रों, शरीर में अंधा होना, बहरा होना या शरीर के अंगों का काम न करना जैसी बीमारियां आने लगेंगी। अब क्रियात्मक किस तरह की रोक लगती है? यदि कामेक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई तो मन की संरचना व्यक्ति को क्या बना सकती है? वो दूसरी है कि क्रियात्मक रुग्णता ये है कि दर्द के कारण व्यक्ति के हाथ पैर नहीं उठ पाएंगे, हाथ पैर का न उठना। अर्थात जब व्यक्ति की उम्र बढ़ेगी तो उसके हाथ पैर पूरी तरह से नहीं उठ पाएंगे तथा चलने फिरने में व्यक्ति को परेशानी आएगी। फिर इसके बाद मानसिक रुग्णता इस तरह की होती है जैसे चिंता, भय, उद्वेग, आदि तरह की रुग्णता व्यक्ति के मन में आ जाएगी। तो कुल मिलाकर यदि हम समग्र रूप में कहें तो ये जो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है वह इसी बात का समर्थन करता है कि बालक को प्रारंभिक स्तर पर
मन उसके मन का विश्लेषण करके शिक्षा दी जाए ताकि उसकी किसी भी भावना का दमन न हो सके। और साहित्य पढ़ने वाला व्यक्ति जब इस तरह की बातों का अध्ययन करके विश्लेषण करके साहित्य में प्रस्तुत करेगा तो वह एक श्रेष्ठ काव्य का निर्माण कर सकता है। इस तरह से आज के वीडियो में छात्रों इतना ही। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो अगले विचारक के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।